Hello, my dear students. This is Manoj Kumar, and you are watching my channel Physics Guru M Kumar. And this is 12th class Physics, 9th chapter, and lecture number 19th. And in this lecture, we will discuss about the Newton's formula. What is Newton's formula? तो आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि न्यूटन का सूत्र क्या है, और आज हम इसकी भी चर्चा करेंगे कि इस सूत्र को हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी क्या आवश्यकता है, क्यों हम न्यूटन का सूत्र पढ़ने जा रहे हैं। तो धैर्य से इस लेक्चर को देखिए, सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सारी तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी, सब कुछ समझ में आएगा, बट यू हैव टू नीड अ पेशेंस। तो धैर्य रखें। तो देखें बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस सूत्र को हम क्यों पढ़ रहे हैं। देखें, हमारे पास एक लेंस फॉर्मूला है। क्या है? लेंस फॉर्मूला। क्या है लेंस फॉर्मूला बच्चों? 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। और एक लेंस मेकर फॉर्मूला है। लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है बच्चों? लेंस मेकर्स लिख सकते हैं। क्या है लेंस मेकर्स फॉर्मूला? कि 1/f इक्वल्स टू n-1 1/r1 माइनस 1/r2। तो इन फॉर्मूलों में बच्चों जो दूरियां हैं, u है, v है, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, दूरियां कहाँ से नापी जाती हैं? प्रकाशिक केंद्र से। जैसे ये लेंस है बच्चों, तो दूरी यहाँ से नापेंगे। तो बच्चों लेंस के अंदर हम स्केल नहीं ले जा सकते। अब जैसे वस्तु यहाँ रखी है, तो वस्तु तक की जो दूरी होती है प्रकाशिक केंद्र C से, उस दूरी को हम क्या मानते हैं? u। और मान लीजिए प्रतिबिंब बना यहाँ, प्रतिबिंब तक की दूरी क्या मानी जाती है? v। ये भी प्रकाशिक केंद्र से नापी जाती है। तो बच्चों कभी कभी इनका यथार्थ मापन नहीं हो पाता है, तो इससे एग्जैक्ट कैलकुलेशन निकल के सामने नहीं आ पाती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि प्रकाशिक केंद्र ठीक मध्य में ही हो। अब पैमाना यहाँ तो नहीं रख सकते लेंस के अंदर, यहीं से नाप सकते हैं दूरी को। तो फिर करते क्या है कि इस लेंस की मोटाई को नाप के आधा कर लेते हैं, और इतनी दूरी नाप के उसमें इतनी दूरी जोड़ दी जाती है। लेकिन बच्चों क्या ज़रूरी है कि वो बिल्कुल सेंटर पर ही होगा, बिल्कुल मिडिल में ही होगा ऑप्टिकल सेंटर? ये ज़रूरी नहीं है। ऑप्टिकल सेंटर यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रकाशिक केंद्र से जो दूरियाँ नापी जाती हैं u और v, वो ज़रूरी नहीं है कि यथार्थ वैल्यू हो, एब्सोल्यूट वैल्यू हो। तो इसमें इस फॉर्मूले से जो आप एनालिसिस करेंगे, जो डाटा कैलकुलेट करेंगे, उस कैलकुलेशन में त्रुटि हो सकती है, मिस्टेक हो सकती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए कि प्रकाशिक केंद्र से दूरियां नापने में दिक्कत आ रही है, इस बात से बचने के लिए हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? न्यूटन्स फॉर्मूला। उसमें दूरियां प्रकाशिक केंद्र से नहीं नापी जाएंगी, फोकस से नापी जाएंगी, फोकस बिंदु से। जो हमारा फोकल पॉइंट है, जो फोकस पॉइंट है, F1 और F2 होते हैं। जैसे इसका फोकस यहाँ है F1, इसका फोकस F2, इधर F1 होगा, ठीक है, इधर F2 होगा। तो यहाँ से नापी जाएंगी दूरियाँ, तो उनमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इसलिए हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन का सूत्र। तो अभी मैंने ये बता दिया कि यहाँ क्या दिक्कत हमें आती है u और v नापने में। इसी दिक्कत से बचने के लिए पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन अभी आपको पता नहीं है कि न्यूटन का सूत्र है क्या, तो उसकी भी चर्चा करेंगे। तो मैं फिर कहूँगा कि धैर्य रखें। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। बच्चों भजन गा लेते हैं, सुबह का समय है। चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूटन का सूत्र, न्यूटन्स फॉर्मूला। तो देखें बच्चों, पहले एक रे डायग्राम बनाते हैं कि जैसे मैंने एक उत्तल लेंस लिया, ओके, ये इसकी मुख्य अक्ष, ये इसका F1 और इधर F2, ओके। मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई वस्तु रख दी,
इसका नाम मैंने दे दिया ए बी। अब देखें, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर ले जाएंगे, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद ले जाएंगे। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर, ये कहाँ से जाएगी बच्चों? फोकस से। ठीक, F2 ऊपर लिख देता हूँ बच्चों, यहाँ कटिंग हो गई, उसको मैं साफ नहीं कर रहा। ये किरण इधर निकल गई। एक किरण में ले आता हूँ प्रथम फोकस F1 से, ये क्या होगी बच्चों? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। लेंस बच्चों थोड़ा सा छोटा पड़ गया या लाइन तिरछी हो गई, सॉरी। हो यहाँ आ रहा है, तो लेंस बड़ा कर लेता हूँ बच्चों मैं थोड़ा सा। ऊपर भी बड़ा कर दूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो ये किरण सीधी यहाँ गई और यहाँ से क्या हो जाएगी बच्चों? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी फोकस से आने वाली किरण। तो ये देखें, यहाँ बन गया प्रतिबिंब। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई। ये प्रकाश की किरण F1 से गई तो मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर आई तो वो फोकस F2 से पार निकल गई, और ये दोनों किरणें यहाँ काटी हैं, इसका उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बन गया A डैश B डैश। अब बच्चों इसमें क्या है? इस सूत्र को हम जो पढ़ने जा रहे हैं, इसमें करते क्या हैं कि दूरियां फोकस से नापी जाती हैं, कि F1 से नापी गई दूरी वस्तु तक की जो दूरी है वो x1 हमने मान ली। प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी x1, और बच्चों प्रकाशिक केंद्र से यहाँ की जो दूरी है फोकस दूरी वो F1। ठीक, ऐसे ही द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब तक की दूरी x2 और ऑप्टिकल सेंटर से फोकस द्वितीय फोकस तक की दूरी F2। बात क्लियर? यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है जो समझ में न आई हो। तो ये सिचुएशन है बच्चों, वास्तविक प्रतिबिंब मिला है हमें, उल्टा प्रतिबिंब मिला है। ठीक है बच्चों, तो अब आगे बढ़ते हैं। देखें इन दोनों त्रिभुजों को देखें, ABF1 त्रिभुज ABF1 तथा ABF1 तथा C, इसको मैं एक पॉइंट दे देता हूँ, D डाल देता हूँ, CDF1 CDF1। देखें ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, क्योंकि ये भी राइट ट्रायंगल है, ये भी राइट ट्रायंगल है, यानी दोनों समकोणिक त्रिभुज हैं। कौन कौन से त्रिभुज बच्चों मैं ऐसे बना देता हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ और इसकी बात कर रहा हूँ, इस त्रिभुज की। ठीक है, इससे आपको समझने में आसानी होगी बच्चों। तो दोनों त्रिभुज कैसे हैं? त्रिभुज दिस एंड त्रिभुज दिस समरूप हैं, आइडेंटिकल हैं, सिमिलर हैं, समरूप हैं, अतः संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो AB बटे CD, मैंने क्या लिया बच्चों? AB बटे CD बराबर AB, ऊपर मैंने इस त्रिभुज की भुजा रखी है तो ये भी मैं ऊपर ही रखूँगा, बराबर AF1 बटे इस त्रिभुज की CF1। क्लियर? यहाँ तक कोई समस्या नहीं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देता हूँ। अब आ जाइए यहाँ पर, इसको भी मैं कोई नाम दे देता हूँ, E नाम दे देता हूँ। चलो D तक तो पहुँच ही गए, ABCD E। एक त्रिभुज आपको ये दिख रहा है, एक त्रिभुज आपको ये दिख रहा है, ये भी दोनों समरूप हैं क्योंकि ये दोनों समकोणिक त्रिभुज हैं, राइट ट्रायंगल हैं बच्चों। ठीक है, दोनों समकोणिक त्रिभुज हैं तो ये भी समरूप हो गए। नाम लिखते हैं त्रिभुज, कौन कौन से बच्चों? CEF2 तथा त्रिभुज कौन सा है? CEF2 और A डैश B डैश F2।
समरूप हैं, अतः इसमें भी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर करते हैं बच्चों। तो CE अपॉन A डैश B डैश बराबर CF2 बटे F2 A डैश। क्लियर। अब देखें CE और AB बराबर हैं क्योंकि ये दोनों समांतर हैं, ठीक है। तो ये CE के स्थान पर मैं यहीं बेटा ऐसा है कि जगह कम है तो मैं इसी के आगे लिख देता हूँ, परंतु CE किसके बराबर है बच्चों? AB के, एंड तथा A डैश B डैश किसके बराबर है बच्चों? A डैश B डैश बराबर है CD के, क्योंकि ये दोनों भी समांतर किरणें हैं। तो किसके बराबर है? CD के। अतः अब ये वैल्यूज़ मैं यहाँ लिखता हूँ। तो CE के स्थान पर AB और A डैश B डैश के स्थान पर CD बराबर आ गया CF2 बटे F2A डैश। इक्वेशन नंबर आ गई बच्चों सेकंड। तो देखें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होंगी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड क्या मिलेगा बच्चों? लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, राइट हैंड साइड में बराबर करके लिखता हूँ। तो AF1 बटे CF1 ओके बराबर दिस इक्वल्स टू CF2 बटे F2A डैश। अब बच्चों मुझे ये देखना पड़ता है कि इस स्क्रीन पर ये यहाँ तक का आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों। एक लाइन और लिख जाएगी, यहाँ तक दिख रहा है। अब देखें बच्चों AF1 कितना होगा? ये वाली दूरी ये -x1 होगी क्योंकि इस साइड की है बच्चों। तो AF1 के स्थान पर कितना लिखेंगे? -x1 कोमा CF1 के स्थान पर कितना लिखेंगे? C से F1 तक देखें आप -F1 क्लियर। और CF2 कितना लिखेंगे? सॉरी बच्चों माइक गिर गया, टूट गया। एक सेकंड बच्चों ज़रा माइक गड़बड़ हो गया, वीडियो को पॉज करेंगे। हाँ बच्चों हम ये कह रहे थे सॉरी कि CF2 प्लस का F2 होगा। CF2 कितना हो गया बच्चों? F2। अब F2A डैश कितना होगा? F2 से लेके A डैश तक आपको चित्र में दिख रहा है X2 है। ये वैल्यूज़ मैं इसमें पुट कर देता हूँ इक्वेशन थर्ड में। तो देखें बच्चों कितना इंटरेस्टिंग एक रिजल्ट आने वाला है कि देखिए -x1 यहाँ बटे CF1 के स्थान पर -F1 बराबर CF2 के स्थान पर F2 बटे F2A डैश के स्थान पर X2। ये माइनस माइनस कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो x1 x2 बराबर f1 f2। ये आ गया न्यूटन का सूत्र। इसे ही हम क्या कहते हैं? न्यूटन्स फॉर्मूला। दिस इज कॉल्ड या इट इज कॉल्ड न्यूटन्स फॉर्मूला। ओके बच्चों, न्यूटन्स फॉर्मूला आ गया। इसको मैं इक्वेशन नंबर डाल देता हूँ 4th। तो है ना इंटरेस्टिंग फॉर्मूला, x1 x2 इक्वल्स टू f1 f2। बहुत आसान बात। f1 प्रथम
फोकस दूरी, F2 द्वितीय फोकस दूरी, x1 प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी और x2 क्या है, द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। x1 क्या है बच्चों, प्रथम फोकस से F1 से वस्तु की दूरी, और x2 क्या है बच्चों, द्वितीय फोकस F2 से, द्वितीय फोकस F2 से किसकी, इमेज की दूरी, प्रतिबिंब। इमेज लिख देता हूं मैं, इतना तो जान चुके होंगे, इमेज यानी प्रतिबिंब, इमेज की दूरी, ठीक है। और F1 और F2 पता ही है, प्रथम और द्वितीय फोकस दूरी है। अब यहाँ पर देखें, ये न्यूटन्स फॉर्मूला आ गया। एक इंटरेस्टिंग बात देखें बच्चों कि अगर इस लेंस के दोनों ओर एक ही माध्यम हो, जैसे इधर वायु तो इधर भी वायु, अगर इधर जल है तो इधर भी जल हो, तो उस स्थिति में F1 और F2 कैसे हो जाते हैं, बराबर। ये कब बात कर रहे हैं, लेंस के दोनों ओर, नोट में लिखिए इसको अलग से, लेंस के दोनों ओर एक ही माध्यम होने पर, एक ही माध्यम होने पर क्या होता है बच्चों, अगर लेंस के दोनों ओर सेम मीडियम हो, एक ही माध्यम हो, तो दोनों फोकस दूरियां बराबर होती हैं। F1 बच्चों तिरछा लग गया, मैं बैठ के लिख रहा था ना, इसलिए गड़बड़ हो गई। चलिए कोई बात नहीं, समझ जाएंगे आप। F1 बराबर F2, F1 बराबर F2 होता है, लेकिन वैल्यू और मान लो F है, ठीक है। दोनों फोकस दूरियां कैसी होती हैं, समान होती हैं, लेकिन जैसे F हैं, दोनों फोकस दूरियां F हों, तो इधर वाली जो फोकस दूरी है वो नेगेटिव होगी, तो F1 हो जाएगा -F और F2 हो जाएगा बच्चों +F। तो इस स्थिति में यहाँ रखेंगे तो क्या मिलेगा, देखें न्यूटन्स फॉर्मूला में ये वैल्यूज रखेंगे। सॉरी बच्चों, आज बड़ा गड़बड़ कर रहा है ये माइक। x1 x2 बराबर -F इंटू +F, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, -F²। ओके, तो न्यूटन्स फॉर्मूला ये रूप ले लेगा। तो बच्चों ये रहा न्यूटन्स फॉर्मूला, लेकिन अब इससे जुड़ी हुई कुछ और बातें शेयर करेंगे। सॉरी बच्चों, इस फ़ोन पर एक कॉल आ गई थी, वो भी रिकॉर्ड हो गई होगी वीडियो में, तो चलिए वो डिस्टरबेंस हो गया था, मैं इसको साइलेंट करना भूल गया। तो हम ये कह रहे थे इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद थोड़ी और चर्चा करेंगे, ठीक है। हाँ बच्चों, इस सूत्र से जुड़ी हुई कुछ बातें शेयर करनी है। न्यूटन का सूत्र अभी हमने ड्राइव किया था बच्चों, क्या था, x1 x2 बराबर F1 इंटू F2। अब यहाँ देखें एक इंटरेस्टिंग बात, अगर ये वस्तु प्रथम फोकस पर रखी होती, ये वाली वस्तु यहाँ रखी होती, तो प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी 0 हो जाती। x1 क्या है बच्चों, ध्यान से सुने, x1 क्या है, F1 से वस्तु की दूरी, और यदि यही वस्तु खिसकाते खिसकाते हम फोकस पर ही रख दें तो x1 0 हो जाएगा, यानी इसको मैं F पर लाऊं तो x1 हमारा कितना हो गया बच्चों, 0। इस स्थिति में क्या होगा, 0 अगर मैं करता हूं, यहाँ से x2 निकालूं तो कितना आएगा बच्चों, F1 F2 बटे x1, तो बराबर F1 F2 अपॉन 0, तो इन्फिनिटी आ गया। x2 क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, यानी प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, और ये बात आप जानते हैं कि जब वस्तु प्रथम फोकस पर होती है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। ये हमने जब उत्तल लेंस से प्रतिबिंबों का बनना सिखाया था तो उसमें हमने
एक स्थिति में वस्तु को प्रथम फोकस पर भी रखा था और देखा था कि उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, क्योंकि लेंस से अपवर्तन के पश्चात वो किरणें समांतर हो गई थीं। आप नोट्स उठा के देखिए कि जब हमने वस्तु को यहाँ रखा है तो प्रतिबिंब अनंत पर बना है। वो इससे वेरीफाई भी हो गया बच्चों इस न्यूटन्स फॉर्मूले से। तो है ना इंटरेस्टिंग फॉर्मूला, ठीक है। अब देखें बच्चों, अगर वस्तु अनंत पर रख दी जाए, यानी x1 कितना कर दिया जाए, अनंत, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है, द्वितीय फोकस पर। तो अभी बात आ जाएगी। तो देखें, इससे अगर मैं x2 निकालूं तो कितना आ रहा है, f1 f2 बटे x1 यानी अनंत, तो ये शून्य आ गया, यानी x2 शून्य हो गया। यानी x2 प्रतिबिंब की द्वितीय फोकस से दूरी शून्य हो गई, यानी प्रतिबिंब हमारा फोकस पर आ गया और फोकस पर ही बनता है। जब वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब द्वितीय फोकस पर बनता है। ये बात इससे वेरीफाई हो गई। तो दोनों ही बात यहाँ वेरीफाई हो गई। लेकिन अब मैं जो बात बताने जा रहा हूँ बच्चों, बड़ा ध्यान से सुने, कि वास्तविक प्रतिबिंब और उल्टे प्रतिबिंब सदैव उत्तल लेंस से ही बन सकते हैं। अवतल लेंस से केवल आभासी प्रतिबिंब ही बनता है। इसलिए ये फॉर्मूला केवल उत्तल लेंस पर ही काम करेगा। अवतल लेंस के लिए ये फॉर्मूला अनप्रैक्टिकल है और इनवैलिड है, वैध नहीं है। तो यानी दिस फॉर्मूला इज वैलिड, ये सूत्र कहाँ लगाओगे, केवल इज वैलिड ओनली फॉर कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस के लिए ही, ठीक। इट इज नॉट वैलिड फॉर कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस पर ये फॉर्मूला नहीं लगाओगे, केवल उत्तल लेंस पर ही इस फॉर्मूले का प्रयोग करोगे। तो बच्चों इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। तो बच्चों आज के लेक्चर में केवल इतना ही। आज हम ये लेक्चर यहीं समाप्त करेंगे बच्चों, क्योंकि आज हमने न्यूटन्स फॉर्मूला सीख लिया है। अब हम बच्चों एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में भी काम आएगा। प्रैक्टिकल में भी है, जब आप प्रयोगात्मक कार्य करेंगे तो वहाँ आएगा कि विस्थापन विधि द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। जैसे बच्चों हमें कोई एक लेंस दे दिया जाए और ये पूछा जाए कि इसकी फोकस दूरी कितनी है, तो वो फोकस दूरी कैसे ज्ञात करते हैं, वो है विस्थापन विधि। फोकस दूरी ज्ञात करने की विस्थापन विधि, उसको हम पढ़ेंगे बच्चों लेक्चर नंबर 20वें लेक्चर में, ठीक है। तो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।